का ऊर्जा है, इसमें प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु होता है। प्रदीप्त क्या होता है और अप्रदीप्त क्या होता है समझो। कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है, यानी कुछ वस्तुएं ऐसा होता है जिससे प्रकाश क्या होता है, निकलती है ना। और प्रकाश निकलने के साथ साथ जो है तभी जाकर कोई वस्तु पर जब ये पड़ता है तो हम उस वस्तु को क्या करते हैं, अपने नग्न आंखों से उसको हम देखते हैं। क्लियर। तो जिससे प्रकाश निकलता है वो प्रदीप्त, जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त। ठीक है, यही चीज होता है। अब सुनो ध्यान से, जैसे सूरज हो गया, बिजली है का जलता हुआ बल्ब हो गया और जलती हुई मोमबत्ती, तो जो भी चीज है जो प्रकाश दे रही है जो वस्तु, वही वस्तु क्या होता है, वह प्रकाश उत्सर्जित यानी प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहलाती है। ठीक है, अब समझो। और वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो जैसे हुआ मान के चलो किताब हो गया, कॉपी हो गया, ये सब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, इस कारण से इसको हम क्या मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, वो अप्रदीप्त वस्तु है कि नहीं। तो यही चीज होता है। अब समझो ध्यान से, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रकीर्णन क्या होता है भाई, तो जो भी वस्तुएं होते हैं उन पर प्रकाश का कण पड़ता है और कण पड़ने के बाद उसमें क्या होता है, चारों ओर वो क्या होता है, वो प्रकाश क्या करते हैं, वो वस्तुएं क्या करते हैं, प्रकाश को अपने तरफ खींच लेती है, अवशोषित कर लेती है और उस पर चारों ओर जो ये विकसित होता है इसके बाद, तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। यानी इस प्रक्रिया को हम प्रकीर्णन कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट आगे। अब देखो प्रकाश की किरणें क्या होता है, किसी प्रदीप्त अर्थात पदार्थ जो होता है, जो मोमबत्ती की लौ जो होता है, बिजली को जलते हुए बल्ब जो होता है, उससे प्रकाश सरल रेखा में यानी सीधी रेखा में क्या होता है, वो चलती है। यानी हम कह सकते हैं एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण अर्थात किरण का मतलब होता है रे कहलाती है। ठीक है, अब देखो प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश के जो किरण पुंज होता है वो पूरे समूह में आता है। जैसे यहाँ से हम प्रकाश टॉर्च की सहायता से देंगे या कोई भी बल्ब हम जलाएंगे तो प्रकाश वहां से तो निकलती है, लेकिन निकलने के बाद वो पूरे समूह में, क्योंकि पूरे समूह में जाएगा तभी तो कोई वस्तु पड़ेगा, पूरे समूह में क्या होता है, वहां से उत्सर्जित होती है प्रकाश, क्या होती है, निकलती है। और निकलती है प्रकाश, उसी वही जो है ना प्रकाश का क्या होता है, किरण पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का किरण पुंज कहलाता है कि नहीं। अब समझो यहाँ पे जो ये किरण पुंज जो होता है ना, मुख्य 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 प्रकार कौन सा, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज होता है। अब समझो यहाँ पे जो अपसारी किरण पुंज क्या होता है, तो देखो यहाँ पे प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती है ना, और फैल जाती है उसी को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज क्या होता है बुआ, ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें क्या होता है, एक दूसरे के समांतर क्या होती है, जाती है ना। और ऐसे चीज को, ऐसे जो किरण पुंज होता है उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं, है ना। जैसे चलो उदाहरण के लिए बता देते हैं, सूर्य से आती हुई किरण पुंज समांतर किरण, जब सूर्य से प्रकाश निकलती है तो सीधी रेखा में क्या होती है, गमन करती है और जहां तक पृथ्वी पर, जहां तक उसको जब तक कोई वस्तु मिल जाता है वहां तक वो क्या करती है बुआ, तो वो गमन करती है ना। ये समांतर किरण पुंज होता है। ठीक है, चलो इसके बाद देखो जैसे यहाँ पे है ना, अभी अभिसारी पहले बात करते हैं, अभिसारी। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, इस प्रकार के किरण पुंज में क्या होता है, सुनो, प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है ऐसे जो प्रकाश होता है, ऐसे किरण पुंज होता है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे देखो चित्र के अनुसार से समझ लो ध्यान से, जो अपसारी किरण पुंज होता है, अपसारी किरण पुंज क्या होता है, यहाँ पे एक बिंदु स्रोत से क्या होता है, प्रकाश फैल रही है, प्रकाश क्या हो रही है,
फैल रही है, इसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और समांतर किरण पुंज होती है जो जहां से प्रकाश क्या होती है, यहां से जब निकलती है तो समान स्थिति में समांतर रूप से वो आगे बढ़ती है और जहां तक कोई वस्तु न पड़ जाए वहां तक क्या होता है, वह फैलता ही जाता है, आगे बढ़ता ही जाता है। इसी तरह अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, वो देखो अलग अलग दिशा से क्या होता है, वो जो प्रकाश की किरण पुंज आती है और किसी एक बिंदु स्रोत पर क्या होता है, वो मिलती है ना, फोकसांतर करती है, मिलती है। तो ऐसे किरण पुंज को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ गया? चलो, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी और समांतर सभी समझ में आ गया। इसके बाद अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे बात करते हैं पारदर्शी, परभासी और अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है। सुनो क्या बोले, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है। देखो जब हम कब जैसे शीशा में देखते हैं, है ना, या मान कर चलो कागज को तेल में भिंगा देते हैं तो उस स्थिति में देखते हैं, या कोई ऐसा चीज देखते हैं जिससे प्रकाश क्या होता है, वो कुछ भाग फैलती है, कुछ भाग नहीं फैलती है, और कभी बिल्कुल नहीं फैलती है, कभी आर पार हो जाती है बिल्कुल। तो यही चीज अभी इसमें आएगा पारदर्शी में। ठीक है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाती है ना। ऐसा पदार्थ जिसमें आसानी से, जैसे टॉर्च भी जलाएंगे तो आर पार हो जाएगा, कुछ भी रुकावट नहीं होगा, है ना, उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे, है कि नहीं। या हम कोई भी विजुअल देखेंगे, यहाँ पे वो पदार्थ रख देंगे, जैसे प्लेन शीशा देखो, उसमें यदि आर पार देख सकते हैं आराम से, क्योंकि उसमें भी प्रकाश क्या होगा, आर पार हो जाएगी। इसलिए हम वस्तु को भी हम आर पार आसानी से, जो वस्तु है उसके बाद वाले चीज, उससे आगे में क्या रखा हुआ है उसके सामने में, वो सारा का सारा विजुअल हमारे आंखों तक पहुंचता है और हम देखते हैं। वही चीज होता है पारदर्शी। ठीक है, जिससे क्या होता है, प्रकाश आसानी से पार होकर जाती है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, ये ऐसे पदार्थ है जो पारदर्शी है कि नहीं, पारदर्शी है, वो आराम से दिखता है। ठीक है, चलो, वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देती है, पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, पारभासी क्या होता है, जो ऐसे पदार्थ होता है जिससे यदि हम रोशनी भी दें तो उस पार, यानी उसको आर पार करने के लिए कुछ भाग ही दिखता है, कुछ भाग ही प्रकाश को बाहर निकालता है, बाद बाकी नहीं। जैसे अभी बताए थे ना, जो एक शीशा होता है ना, जैसे कलर किया हुआ शीशा होता है, या एक कागज को तेल में भिंगा के हम देखते हैं, टॉर्च जलाएंगे तो कुछ ही भाग क्या होता है, उस पर रोशनी जाता है, या हम कोई वस्तु को हम देख पाते हैं, वही पारभासी होता है। ठीक है, अपने में से होकर जाने देती है, यानी कुछ ही भाग को। ठीक है, चलो, जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, बैलून का रबर, आंख की पलक, है ना, ये सभी जो है होता है, वो क्या होता है, वो पारभासी पदार्थ होते हैं, क्योंकि अपने से होकर जो गुजारती है और प्रकाश, वो कुछ ही भाग, पूरा पूरा नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। यहाँ देखो, वे पदार्थ, अब अपारदर्शी क्या होता है, अभी पारदर्शी समझा, पारभासी समझा, और अपारदर्शी क्या होता है ना। तो सुनो, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती है, अपारदर्शी, है ना, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं, आगे दिखेगा ही नहीं। जैसे एक किताब को रख दो और उस पर हम कुछ नहीं देख पाएंगे, है ना, ये अपारदर्शी होता है, वो बिल्कुल कुछ भी भाग बाहर नहीं करती है। जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, है ना, अलकतरा हो गया, चाहे कोई पूरा पेंट है ना, मोटा पेंट है, मोटा गत्ता है, धातु की प्लेट है, ये सब अपारदर्शी पदार्थ है। तो समझ में आ गया, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी क्या होता है। पारदर्शी होता है जो हम आर पार बिल्कुल देख सकते हैं, प्रकाश आराम से निकल जाएगी, है ना। और पारभासी होता है कुछ ही भाग प्रकाश को निकालते हैं, या कुछ ही भाग हम देखते हैं, है ना, स्पष्ट नहीं देखते हैं। और पारभासी और अपारदर्शी हमारा क्या होता है, जो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एकदम आगे कुछ दिखेगा ही नहीं, नहीं प्रकाश फैलेगी, आर पार होगी। ठीक है, तो अब समझो, यहाँ प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, संजीत कुछ इन लोगों को दो ना, है ना। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के
किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रकाश का परावर्तन कहता है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जैसे प्रकाश इधर से आएगा, उस वस्तु से प्रकाश क्या होगा? टकराएगा, और तब जाके हम ये देखते हैं जो वस्तु से टकराने के बाद वो विपरीत दिशा में क्या होती है? वो फैलती है कि नहीं? और इसी चीज को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। सुनो, तो प्रकाश के किसी वस्तु को टकराकर लौटने की प्रकाश की परावर्तन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जैसे देखो, समतल दर्पण प्रकाश का एक परावर्तक होता है। जब समतल दर्पण होता है, शीशा होता है, मिरर होता है, उसमें हम जब टॉर्च जलाएंगे तो उसमें क्या होगा? रिफ्लेक्शन आएगा, यानी वो प्रकाश वापस क्या होगा? जला कर देखना टॉर्च से रात को, तो वो प्रकाश क्या होगा? रिफ्लेक्स होगा और परावर्तन हो जाता है ना, किसी और दिशा में फिर वापस लौट के आ जाती है। उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चित्र के माध्यम से चांदी की पतली परत होता है, किसमें? जो हम मुंह देखते हैं, जो शीशा होता है ना, जो दर्पण होता है, उसी को हम दर्पण कहते हैं। उसमें क्या होता है? यहाँ एक चिकना सतह होता है, और चिकना सतह में एक तरफ देखोगे पीछे तरफ से, तो क्या होता है? वो पेंट किया हुआ होता है, और सुरक्षात्मक जो होता है वो जल्दी हटेगा नहीं। कोई चीज़ से जब घिसेंगे तभी जाकर हटता है, नहीं तो ये सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से लाल पेंट होता है, ठीक है। और एक तरफ जो होता है जिससे हम अपना फेस देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, वो चिकना होता है ना। और ये सिंपल समतल कांच होता है, और इसमें भी कांच अलग अलग होता है। इसमें समतल कांच के बारे में अभी समझ रहे हैं। और ये क्या होता है भाई? तो परावर्तक सतह क्या होता है? जैसे ये जो घिसा हुआ है हमारा, इसमें जब हम टॉर्च जलाते हैं ऐसे, तो टकराएगा, और टकराने के बाद जो होगा वो फिर क्या होगा? रिफ्लेक्स होगा, यानी परावर्तन होता है। समझ में आ गया? तो ये चीज होता है, ठीक है। आगे समझते हैं प्रकाश की किरणें। सुनो, प्रकाश की किरणें को पथ दर्शाने वाले चित्रों को है किरण आरेख कहा जाता है। किरण आरेख कहा जाता है ना, यानी रे डायग्राम क्या होता है? प्रकाश के किरणों को पथ माने होता है रास्ता, दर्शाने वाले चित्रों को, जो रास्ता दर्शाते हैं, उस दिखाते हैं, उसके जो चित्र होते हैं उसको किरण आरेख कहते हैं, कि नहीं? हाँ, अब सुनो, परावर्तन का नियम क्या होता है? परावर्तन का नियम समझो बहुत बारीकी से, और हमेशा पूछा रहता है एग्जाम में, ठीक है। परावर्तन का नियम, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और परावर्तन का नियम समझते हैं सबसे पहले, है ना। चलो इसको हम पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद परावर्तन नियम होता है प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, यानी लौटती है, उन नियमों को प्रकाश का परावर्तन या परावर्तन के नियम कहते हैं, ठीक है। इन नियमों को समझने के लिए चलो नीचे हम देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या होता है, आगे अभी हम जानेंगे जो आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो आपतन, एक मान कर चलो एक मिरर है जिसमें लेप लगा हुआ होता है, समतल दर्पण है, एक तरफ लाल जो है पेंट किया हुआ है, एक जो चिकना सतह होता है उसमें क्या होता है ना। जैसे हम टॉर्च भी जलाएंगे रात के समय में, कभी देखना जब अंधेरा हो जाए तो उस पर टॉर्च जला के देखना, इधर से ऐसे जलाओगे ना तो प्रकाश ये इधर से टकरा के फिर इधर वापस आ जाएगी, इधर से रोशनी जाएगी और ये दर्पण पर टकराएगी और इधर वापस हो जाती है। तो इसमें समझो ध्यान से, ये आपतित किरण हुआ होता है, यानी शीशा की तरफ, दर्पण की तरफ जो आती है प्रकाश, है ना, आती है, उसको हम आपतित किरण। ये जो किरण होता है, किरण क्या होता है, जो एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकल के और ये अनंत की ओर जाती है, उसको हम किरण कहते हैं। और ये किरण जो होता है वो आती हुई किरण है इसके तरफ, इसलिए आपतित किरण होता है। जब टकरा के वापस लौट जाती है उसको परावर्तन, है ना, यानी परावर्तित किरण बोलते हैं। और जब आपतित किरण टकरा के परावर्तित किरण हो जाती है तो वहां पे जो होता है वो बीच वाला जो होता है, दोनों के बीच में सेंटर में ये जो हमारा एक किरण होता है, ये वाला किरण होता है, वो दो भागों में क्या कर देती है, कोण का निर्माण कर देती है। कोण का निर्माण जिसको कहते हैं आपतन कोण। क्यों? क्योंकि हाँ, ये जो अविलंब कहते हैं, ये जो हमारा अविलंब है ना, ये अविलंब होता है बीच वाला। तो आपतित किरण और अविलंब के बीच का जो कोण बनेगा, तो आपतित किरण से आपतित कोण बनता है। और ये परावर्तित किरण होता है जो, और अविलंब के बीच का जो कोण बनता है ये परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण को I से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं, है ना। हे लड़का, उस रूम में जाओ ना, आराम से बोलो पढ़ने के लिए, समझ में नहीं आ रहा है क्या?
आपतन कोण को I से सूचित करते हैं और परावर्तित कोण को हम R से सूचित करते हैं। ध्यान रखना, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यहाँ कह दे तो AO जो है आपतित किरण हुआ है ना, और OB जो है ये परावर्तित किरण हुआ, और अविलंब ये हुआ ON, और बीच का आपतन कोण I और परावर्तन कोण R होता है। चलो इसको हम परिभाषा के माध्यम से, चित्र के माध्यम से समझ में आ गया। फिर ठीक है, अब देखो आपतित किरण क्या होता है। अभी जस्ट हमने परिभाषा भी बोल दिया था सबका, फिर भी समझ लो। आपतित किरण क्या होता है, किसी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश को आपतित किरण, अभी बोले ना जो समतल दर्पण था उस पर सतह पर क्या हो, कोई एक सतह पर जो बिंदु O होता है ना, बीच वाला, उस पर प्रकाश क्या होता है, पड़ती है, तो आपतित किरण होता है। आती हुई किरण जो भी होता है आपतित किरण होता है। किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, है ना। चित्र में अभी दिखा दिए। आपतन बिंदु क्या होता है, तो अविलंब के बीच का होता है। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कौन सा है, ये वाला आपतन बिंदु है, देखो बीच में यहाँ टकराती है, ये आपतन बिंदु होता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद परावर्तित क्या होता है, परावर्तित किरण, तो जिस माध्यम से, जैसे कोई भी माध्यम है उस माध्यम से क्या होता है, चलकर आपतित किरण सतह पर आती है और उसी माध्यम में लौट गई किरणें को परावर्तित किरण कहते हैं। जो प्रकाश जो होता है वो वापस लौटती है, परावर्तित हो जाती है, दूर हो जाती है उस दर्पण से, उस वस्तु से, उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं, है ना। जैसे चित्र में ओ भी दिया हुआ था, है कि नहीं, आपतन बिंदु से परावर्तित और आपतित जो वहां होता था। सुनो अविलंब क्या होता है, अविलंब बताए थे, जो आपतन बिंदु जो सीधा आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का जो बिंदु होता है, किरण होता है, उसको हम अविलंब कहते हैं। अविलंब बीच वाले लंब, है ना। किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अविलंब कहती है। अभी बोले थे ना, एक मानकर चलो लेप लगा हुआ है ना, दर्पण है, इसमें ये देखो ये इधर आती है तो आपतित किरण, ये परावर्तित किरण होता है, और ये बिंदु होता है आपतन बिंदु होता है, और ये अविलंब होता है, और बीच का जो होता है कोण, ये IR, ये आपतित कोण और परावर्तित कोण होता है, ये R होता है। ठीक है, यही अभी बताए थे। तो आपतन कोण क्या होता है, अभी बोले थे आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में। तो सुनो, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अविलंब से जो कोण बनती है उसे आपतन कोण कहते हैं। क्या बोले, आपतित किरण, है ना, और यहाँ आपतित किरण होता है, और इस प्रकार से यहाँ पे अविलंब है, अविलंब के बीच का जो कोण बनता है वो आपतित कोण कहलाता है। ठीक है, आगे समझते हैं। और इसी प्रकार से परावर्तन कोण क्या होता है, तो परावर्तन किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अविलंब से जो कोण बनती है उसे परावर्तन कोण, ये परावर्तित किरण होता है, और अविलंब के बीच का जो कोण होता है वो होता है, वो परावर्तन कोण होता है। ठीक है, और चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो आपतित किरण सुनो, और यही नियम, ये जो अभी बताए थे, यही दो नियम बनता है प्रकाश का परावर्तन का, दो नियम यही है होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही समतल में होता है। ये एक समतल है, इस समतल में अभी ये देखो आपतित किरण, ये आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये जो बिंदु है इस पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही समतल में होता है। यही एक नियम होता है प्रकाश का परावर्तन का। इसके बाद दूसरा नियम क्या होता है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हमने बोला था ये आपतित किरण से बना आपतन कोण और परावर्तन कोण से किरण से बना हुआ परावर्तन कोण होता है, ये दोनों कोण बराबर होता है, यानी I बराबर R। I का मतलब आपतन कोण और R का मतलब परावर्तन कोण होता है, दोनों बराबर होता है। यही परावर्तन का नियम होता है, प्रकाश का परावर्तन का दो नियम होता है। ठीक है, इसके बाद समझो आगे। तो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उस पथ पर वापस लौट जाती है। हम बोले ना, जिस पथ से वापस आया है उसी पथ से वापस क्या होगा, जैसे अविलंब के
ये अभिलंब है, जितना दूर में दूरी से यहाँ पे आपतन बिंदु पर जा रहा है उतना ही दूरी से यहाँ पे छूटेगा। यदि हम यहाँ से प्रकाश डालेंगे तो यहीं से वापस लौट जाएगा। समझ में आया? ये चीज होता है। इसके बाद प्रतिबिंब क्या होता है भाई? समय ज्यादा समाप्त हो गया, इसको बाद में करेंगे। सुनो, तो प्रतिबिंब क्या होता है? अब प्रतिबिंब को पढ़ते हैं। जब किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब क्या होता है? दिखाई पड़ती है। मान के चलो कोई दर्पण है ना, अपना फेस देखते हैं, दर्पण यानी शीशा है ना, शीशा के आगे जाते हैं और अपना फेस देखते हैं, तो फेस जो देखते हैं वो हमारा प्रतिबिंब क्या होता है? हम जो है, हमारा जो फेस है हूबहू कहाँ पे दिखता है? दर्पण के अंदर दिखता है, और दर्पण के अंदर जो दिखता है उसी चीज को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। किसी वस्तु का हूबहू आकार में जब मिरर में है ना, शीशा में, दर्पण में दिखता है तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं? वो प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। हाँ चलो, इसके बाद अब आगे समझ लेते हैं। ठीक है, यहां से देखो, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत को क्या कहते हैं? वो प्रतिबिंब कहते हैं। अब सुनो, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है ना। ये सब याद हो जाएगा, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, है ना, पढ़ना पड़ेगा तभी जाके होगा। तो पहला वास्तविक प्रतिबिंब जिसे रियल इमेज कहते हैं, है ना। इसके बाद आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं जिसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। सुनो, तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, आभासी को हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, है कि नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? समझो ध्यान से, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे बिंदु स्रोत या वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब? हुआ जो वास्तविक प्रतिबिंब, जो हमारा जो रियल इमेज है ना वो बनता है वहां पे, तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। हम सिनेमा देखते हैं ना जी, तो सिनेमा देखते हैं तो वहां पे क्या होता है? देखता होगा, है ना, पहले रील पे चलता था, अब तो फोकस वाले आ गया है कि नहीं। तो उसमें क्या होता है? जो वस्तु उसमें होता है उसका प्रतिबिंब, जो व्यक्ति होता है उसका प्रतिबिंब वहां पे पर्दे पर उतारते हैं। तो इसको वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। समझ में आ गया? अब सुनो ध्यान से, आभासी प्रतिबिंब के, अभी हम वास्तविक प्रतिबिंब की चर्चा कर रहे थे, अभी आभासी प्रतिबिंब देखो, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। समझ में आ गया? इसके बाद अब यहां से समझो, अच्छा, उसके अपेक्षा यहाँ आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। कितना क्या होता है? वो सीधी होती है ना। और यहाँ पे देखो, आभासी प्रतिबिंब को सदा बिंदु से या टूटी रेखाओं से क्या होता है? वो दिखाया जाता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन समझो ध्यान से। और यहाँ पे देखो चित्र है ना, ये तुम्हारा क्या है? दर्पण है। ये दर्पण, ये लेप क्या हुआ होता है? सुनो ध्यान से, ये ना लेप क्या हुआ होता है? अब जब यहाँ से मान कर चलो हम टॉर्च दिखाते या कोई भी वस्तु होता है ना, तो यहाँ से प्रकाश यहाँ पे पड़ती है। प्रकाश की चर्चा करें तो प्रकाश ऐसे यहाँ पे लौटती है, तो लौटती तो है, लेकिन हम क्या देखेंगे? जो इसके पीछे प्रतिबिंब दिख रहा है, हमें ऐसे महसूस होगा जो इसके दर्पण के पीछे होता है। तो वही चीज हूबहू क्या होता है? सीधी रेखा में ऐसे कर लो और ये देखो इसके ठीक सामने ही बनेगा, यानी सीधी ही बनेगा, यानी दर्पण के पीछे बनेगा। समझ में आ गया? तो जो आई और आर यहाँ होता था वही यहाँ पे हमारा बन रहा है। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं फटाफट। ठीक है, यही दर्पण है, देखो यही दर्पण है ना। जो ये दर्पण है, आर ऐसे दिखता है तो इसमें क्या होता है? वो ऐसे दिखेगा, है ना। कार्ड है ये, और कार्ड जब ले जाएंगे शीशा के पास, दर्पण के पास, तो ऐसे ही बनेगा, है कि नहीं। जो बायां हाथ हमारा होता है वो दायां हाथ लगता है, जो दायां हाथ होता है वो बायां हाथ लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल वही चीज है यहाँ पे, समझो ध्यान से। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या होता है? क्या बोले? समतल दर्पण जो होता है वो साधारण जो हमारा जो दर्पण होता है उसकी चर्चा कर रहे हैं। समतल दर्पण, है ना, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण होता है दर्पण में, तो है ना।
तो सुनो, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब निम्नलिखित विशेषता होता है। भाई कौन सा विशेषता होता है? तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। हमें महसूस होगा, देखेंगे तो दर्पण के पीछे हम ही खड़े हैं, है कि नहीं? तो प्रतिबिंब का आकार 2 नंबर समझो, उसका विशेषता क्या है? प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितना बड़ा तुम्हारा फेस होगा उतना ही बड़ा उसके अंदर में दिखेगा, है ना? और अवतल का अलग होता है, उत्तल का अलग होता है ना? ये अभी हम कौन सा दर्पण की बात कर रहे हैं? तो साधारण दर्पण की बात करते हैं, यानी जो इसका विशेषता होता है वो अलग होता है। उत्तल दर्पण का अलग होता है, अवतल दर्पण का तुम्हारा फेस जितना होगा उससे बड़ा दिखेगा, उत्तल दर्पण में छोटा दिखेगा, अवतल में बड़ा होगा, ऐसे प्रकार से होता है। और ये होता है साधारण, ये साधारण दर्पण की बात है। कौन सा दर्पण की बात है? वो साधारण दर्पण की बात है कि नहीं? अब समझो, देखो समतल दर्पण में तो यहाँ पे सुनो, दर्पण के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही आकार में, उतना ही बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब उसमें बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है और प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा बनेगा। यहाँ हम खड़े हैं तो दर्पण के पीछे जरूर बनता है लेकिन वो भी सीधा है, हमारे सामने में ही है। इसके बाद हम बात करते हैं तो प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होने के बाद प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब अभी बोले थे उल्टा होता है, जो हम इधर हम नाक में जो पहनेंगे वो इधर दिखेगा, है ना, बायां, और जो दायां में होगा वो बायां दिखेगा। यही होता है, बायां हाथ दायां हाथ, दायां हाथ बायां हाथ की तरह दिखेगा, मतलब उल्टा दिखता है वहां पे, है ना, जब देखोगे तो। सुनो, प्रतिबिंब आभासी होता है, अतः इसे हम पर्दे पर, आभासी का मतलब हुआ इसे पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं, ठीक है। अब चलो 6 नंबर आगे है, 6 नंबर की विशेषता देख लेते हैं। इसमें क्या है? प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे बनता है। ऐसे महसूस होगा जितने हम दर्पण से पीछे हैं उतना ही पीछे, है ना, उसका प्रतिबिंब बन रहा है। यदि आगे हो जाएंगे वो भी लगेगा जो आगे आ रहा है कि नहीं? तो जितना दर्पण से जितना पीछे वस्तु होता है, जितना आगे होता है उतना ही पीछे वहां पे दर्पण प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ जाते हैं, गोलीय दर्पण। अभी बोले थे ना, जो गोलीय दर्पण से ही हमारा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बनता है, समतल दर्पण बनता है। गोलीय दर्पण क्या होता है भाई? उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। क्या होता है? एक खोखले गोला का भाग होता है, खोखला गोला होता है, और उस गोला में खोखला गोला होता है कि नहीं? ये खोखला गोला होता है और उसी का एक भाग होता है। यदि इसको हम काट ले तो यही हमारा जो है दर्पण का निर्माण होगा। और कौन कौन सा दर्पण? तो उत्तल, अवतल और समतल। सुनो, तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह, है ना, किसी खोखले गोले का एक भाग होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कांच के इस टुकड़े की बाहरी सतह को क्या कर देते हुआ है? रजतीत करने से आपतन दर्पण बनता है, ठीक है, यानी अवतल दर्पण बनता है, ठीक है। हाँ, कन्वेंस मिरर होता है, सुनो, सॉरी, कॉनकेव होता है, मिरर होता है। तो बाहरी सतह होता है, यहाँ पे समझो ध्यान से। तो कांच का एक टुकड़ा को रंजित, यानी क्या कर देते हैं? लेप लगा देते हैं, और लेप लगाने के बाद, ठीक है ना, टुकड़े के भीतरी सतह को, जो टुकड़ा होता है ना, उसके अंदर वाले भाग को रंगा जाता है। ये मानकर चलो ये चीज है, इसको अंदर वाले भाग को रंगेगा, और ये जो बाहर दिखता है इसको हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सा अवतल? अवतल दर्पण कहते हैं, जिसमें हमारा फेस वस्तु जितना होगा उससे भी बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम अवतल कहते हैं। और यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से दिखेगा, ये देखो उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है। अभी क्या बोले थे? ये इस प्रकार से हमारा होता है। इसमें दोनों चीज सेम है, लेकिन इसको देखो यहाँ पे, ये इधर से देखो, इधर से है, जो ऐसे है तो उसमें इधर से लेप लगा हुआ है ना। और जब इधर से लेप लगा हुआ होता है तो ये अवतल दर्पण होता है। ये इधर से ये प्लेन आकार है, जिसमें हम क्या करते हैं? मुंह से देख सकते हैं, कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें हमारा क्या होता है? ये अवतल दर्पण होता है। लेकिन उत्तल दर्पण क्या होता है? ये कुछ इस प्रकार से, इसी चीज को यदि हम ऐसे कर लें, इधर से कलर रंग दें और इसी को प्लेन आकार बना दें, इधर से हम अपना फेस इसमें देखेंगे, है ना, ये चिकना होता है, तो ये हमारा उत्तल दर्पण बन गया। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर होता है,
ठीक है। और यही हमारा क्या होता है, वो गोलीय दर्पण होता है ना, गोलीय दर्पण से बना हुआ होता है, बस लेप का कमाल होता है। गोलीय दर्पण से संबंधित है ना, ये देखो अलग अलग होता है, विभिन्न पद है ना। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों को बनने की क्रिया को समझने के लिए बुआ यहाँ पे समझना होगा। अब देखो ये गोलीय दर्पण है और खोखला भाग है इसके अंदर में, और इसी चीज को हम क्या करते हैं बुआ, तो लेप लगा देते हैं, जिसको हम कलई कहते हैं, कलई कहते हैं। सुनो ध्यान से, ये जो है ना कलई क्या हुआ, ये देखो बाहर की तरफ कलई क्या हुआ है, इसका मतलब बाहर का और है तो ये अवतल दर्पण हुआ कि अंदर से हम मुंह देखेंगे, और ये जो हमारा होता है ये अंदर से कलई किया हुआ है, उत्तल दर्पण होता है। यही चीज हम बोले थे, ये बीच वाला जो होता है वो तो होता है ना, ये जो सी यहाँ पे नाम है, ये वक्रता केंद्र होता है, और वक्ता केंद्र होता है दोनों लिए, उत्तल के लिए और अवतल दर्पण के लिए, दोनों के लिए। तो यहाँ पे वक्ता केंद्र होता है। अब समझो ध्यान से, यहाँ जो हमारा सेंटर है ये वाला, ये सेंटर नहीं ये वाला, इसको मान कर इसमें P है तो P से सूझ गया है, इसको हम ध्रुव कहते हैं। इधर भी बोलो चाहे इधर भी बोलो, ये ध्रुव होता है। और ये परावर्तक सतह होता है, चाहे इधर से लो तो परावर्तक सतह यहाँ भी, परावर्तक सतह यहाँ भी। यहाँ पे प्रकाश क्या होता है, यहाँ टकराएगी, है ना। भले ऑफलाइन क्लास है लेकिन ये आप लोग के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बार बार देखिए, समझिए, बारीकी से उसको देखिए, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, है ना। और मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।